जय हिंद। हिस्ट्री के इससे पिछले वाले सेशंस में हमने पोर्चुगीज़, डच और इंग्लिश के बारे में बात की थी। आज एक और बेहद इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच। सबसे पहले तो वही बेसिक बातें कि फ्रेंच इंडिया कब आए, इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेंटर्स कहाँ थे, उनकी फाउंडेशन किस तरह से रखी गई। फ्रेंच जब इंडिया आए तो इनिशियली कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको समस्याएं, परेशानियां झेलनी पड़ी। वो अर्ली सेटबैक्स की कहानी क्या है। स्टैब्लिश होने के बाद एक तरफ फ्रेंच है, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स हैं, बट ऑब्वियस दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ में अलाइन नहीं करता, विरोधी हैं। तो द्वंद्व हुआ, लड़ाई हुई, जिसे अपन बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए, उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड कार्नेटिक वॉर में एक बेहद इंपॉर्टेंट बैटल हुई, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, जिसके बाद ये स्टैब्लिश हो गया कि इंडिया में ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी है और बाकी यूरोपियंस को एलिमिनेट कर दिया गया। उस पर बात करेंगे। फाइनली इंडिया में फ्रेंच के फेलियर के क्या कॉजेज रहे, उन पे भी बात करेंगे। देखो, सबसे बेसिक बात तो ये कि द फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। सबसे लास्ट में आने वाले यूरोपियंस थे। हालांकि ये लोग 16th सेंचुरी से ही सोच रहे थे कि इंडिया जाया जाए और ट्रेड किया जाए, बट फाइनली 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14 के मिनिस्टर कॉल्बर्ट ने फॉर्म करी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉल्बर्ट ने फॉर्म की है, लेकिन राजा की सहमति से फॉर्म की है। इसी लुई 14 की आगे वाली जनरेशन्स में एक राजा आएगा, लुई 16, जिसके टाइम पे 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। बहरहाल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गई है और इस कंपनी को 50 ईयर्स की मोनोपोली दी गई। मोनोपोली का मतलब अपने को पता है, मतलब फ्रांस में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को इंडिया के साथ में ट्रेड करने का राइट नहीं है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और 1667 में फ्रैंको कैरोन ने पहली फ्रेंच फैक्ट्री लगाई एट सूरत। इसी कैरोन के साथ में एक पर्शियन आदमी आया था जिसका नाम था मरकर। मरकर ने 1669 में गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन ली और दूसरी फैक्ट्री लगाई एट मसूलीपट्टनम। ये देखने वाली बात है कि पहली फैक्ट्री लगी सूरत में, दूसरी लगी मसूलीपट्टनम में। और ये पैटर्न अपने को समझ में आ रहा है कि जितनी भी यूरोपियन पावर्स इंडिया आ रही हैं, वो सबसे पहले सूरत या मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश होने की, फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रही हैं, फैक्ट्री लगा रही हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि सूरत और मसूलीपट्टनम उस टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सेंटर्स हुआ करते थे। हालांकि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ेगी तो बॉम्बे और कलकत्ता इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन अब तक सूरत और मसूलीपट्टनम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सेंटर्स थे, इसलिए सारी यूरोपियन पावर्स यहाँ आ रही हैं। 1673 में शाइस्ता खान, ये नाम अपन ने पिछले सेशन में सुना है, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल है ये शाइस्ता खान। इसने फ्रेंच लोगों को चंदर नागौर में टाउनशिप स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी। चंदर नागौर ये रहा मैप में। और 1673 में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, ये रही। 1673 में वालीकोंडपुरम के गवर्नर शेर खान लोदी ने फ्रैंको मार्टिन को एक साइट फॉर सेटलमेंट दी, रहने की जगह दी। अगले साल 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया पौंडीचेरी को। याद रखने वाली बात क्या है, पौंडीचेरी स्टैब्लिश की गई 1674 में। किसने की? फ्रैंको मार्टिन ने। जगह किसने दी थी? शेर खान लोदी ने। कौन से ईयर में? 1673 में। 1674 में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, कैरोन वॉज रिप्लेस्ड और फ्रैंको मार्टिन को नया गवर्नर बना दिया गया। इसके बाद फ्रांस ने और फैक्ट्रीज लगाई इंडिया में, जैसे माहे में इन लोगों ने फैक्ट्री लगाई, कराईकल में इन लोगों ने फैक्ट्री लगाई, उड़ीसा में एक जगह बालासोर, फोर्ट विलियम से जस्ट नीचे उड़ीसा में एक जगह बालासोर, वहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। चंदर नागौर से जस्ट ऊपर एक जगह कासिम बाजार, वहाँ पे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। जिस टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, उस टाइम पे मुगल एम्परर था औरंगजेब। फ्रेंच लोगों ने धीरे धीरे इंडिया में स्टैब्लिश होना शुरू किया, लेकिन इनिशियल फेज में ही इनको कुछ झटके लगे, सेटबैक्स लगे। हुआ क्या? इंडिया में डच वर्सेस फ्रेंच लड़ाई शुरू हो गई। एक्चुअली यूरोप में एक लड़ाई चल रही थी, 9 ईयर्स वॉर। ये शुरू हुआ था 1688 में, और बड़ा सिंपल रीज़न था इसका। फ्रांस का राजा लुई 14 मिलिट्री के दम पर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो फ्रांस के अगेंस्ट में यूरोप के और किंगडम्स यूनाइट हुए, जैसे ब्रिटेन, स्पेन, डच। ब्रिटेन और डच की पार्टनरशिप बन गई यूरोप में,
ऑब्वियस था कि इंडिया में भी इनका रिश्ता सुधरना था, और इसी का रिजल्ट हुआ कि 1693 में डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी, डच लोगों ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया। ये वॉर ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ राइसविक सितंबर 1697 में, और इस ट्रीटी के तहत पौंडीचेरी वॉज गिवन बैक टू फ्रेंच, पौंडीचेरी वापस फ्रेंच को दे दी गई। हालांकि ट्रीटी के साइन होने के बावजूद अगले 2 साल तक डच लोगों ने पौंडीचेरी पर अपना कब्जा रखा, लेकिन फाइनली दे दी। ये ख़त्म ही हुआ था कि इतने में शुरू हो गया वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। ये कहानी स्पेक्ट्रम में नहीं दे रखी है, लेकिन अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। चार्ल्स सेकंड स्पेन के राजा की डेथ हो गई, इनका अपना कोई बच्चा नहीं था। यूरोप में एक बड़ी पॉपुलर डायनेस्टी रही है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी। हैब्सबर्ग डायनेस्टी से स्पेन को रूल करने वाले लास्ट किंग थे चार्ल्स सेकंड। जब ये एक्सपायर हो गए तो थ्रोन पे क्लेम करने के लिए 2 लोग आए, एक तो फिलिप और दूसरा लियोपाल्ड I। फिलिप लुई 14 का ग्रैंडसन, और लियोपाल्ड I ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से बिलोंग करता था। अब ये सवाल स्वाभाविक है कि फ्रांस के लुई 14 का ग्रैंडसन फिलिप स्पेन के सक्सेशन की लड़ाई में हिस्सा क्यों ले रहा है। तो कहानी बड़ी पुरानी है। चार्ल्स सेकंड के ग्रैंडफादर ने फ्रेंच प्रिंसेस से शादी की थी, जिसका नाम अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो उसका नाम था एन, ANNE। तो वहाँ से इनका ब्लड रिलेशन था। एक तरफ फिलिप है, दूसरी तरफ लियोपोल्ड I है। यूरोप में ये पूरी लड़ाई चली, फाइनली फिलिप को राजा माना गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया में ये हुआ कि इंडिया में फ्रेंच हैड टू अबेंडन देयर फैक्ट्रीज एट सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बांतम। और तीसरा जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो था फ्रैंको मार्टिन की डेथ। 31 दिसंबर 1706 को फ्रैंको मार्टिन एक्सपायर्ड, और इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बेहद कमज़ोर हो गई। इनफैक्ट अगले 20-22 साल तक इन लोगों ने खुद को रीऑर्गेनाइज, रीस्टेब्लिश करने के लिए काम किया। कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या चल रहा है, एक तो अपने को पता ही है कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई उस टाइम पे मुगल एम्परर औरंगजेब होता था, और औरंगजेब बेहद अग्रेसिव रूलर था। इनफैक्ट इसकी पॉलिसी को बोलते हैं अपन आयरन हैंड पॉलिसी, मतलब इसके सामने अगर किसी ने सर उठाने की कोशिश की तो गर्दन कलम कर दी जाएगी, सीधी बात, नो बकवास। 1690 से लेकर 1707 तक तो औरंगजेब ने बेहद अग्रेसिव पॉलिसी रखी, और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो पावर्स थी फ्रेंच, इंग्लिश, ये लोग थोड़ा कंट्रोल में रहते थे, सर नहीं उठाते थे। क्योंकि ये जब भी डोमिनेंस की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते थे, औरंगजेब आ जाता था कि ये हेलो, मेरे साम्राज्य में तुम्हारे डोमिनेंस की लड़ाई कैसे चल रही है। लेकिन 1707 में औरंगजेब डाइड, और यहाँ से शुरू हुआ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, टुकड़े होना शुरू हुआ। क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए वो वीक थे, कमज़ोर थे, और जब कमज़ोर शासक होता है तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, रीजनल पावर्स का इमर्जेंस शुरू हो जाता है। अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारी रीजनल पावर्स इमर्ज हुई, जैसे हैदराबाद, बंगाल, मराठाज, जाट्स, सिख्स एंड मराठाज एक सिग्निफिकेंट पावर बन के उभरे। एक तरफ रीजनल पावर्स का इमर्जेंस हो रहा है, और दूसरी तरफ यूरोपियंस के लिए फील्ड ओपन है, यूरोपियंस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में 1720 से लेकर 1742 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को रीऑर्गेनाइज कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है अंडर गवर्नर्स लाइक लियोनार्ड ड्यूमास। और एक एडवांटेज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये था कि मॉरिशस और रीयूनियन पहले से फ्रेंच के कब्जे में थे। मॉरिशस और रीयूनियन बेसिकली अफ्रीका के कोस्ट पे मेडागास्कर नाम की एक जगह है, मेडागास्कर के बगल में 2 आइलैंड्स हैं, मॉरिशस और रीयूनियन, और ये पहले से फ्रेंच के कब्जे में थे। तो जब भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत होगी तो इन लोगों की बैकिंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो रही है। दूसरी तरफ 1717 में ब्रिटिशर्स को फारूक शयार के फरमान्स मिल गए, कुछ राइट्स मिल गए जिनके बारे में अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो एक तरफ फ्रेंच मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स मजबूत हो रहे हैं, और यहाँ से शुरू हुआ दंगल, यहाँ से शुरू हुई लड़ाई, जिसे अपन बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। पहली बात तो ये कि ये जो टर्म है कार्नेटिक, ये एक एरिया है इंडिया में, ये जो कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास वाला रीजन है इसको अपन बोलते हैं कार्नेटिक। और इस एरिया में फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स की लड़ाई, दंगल शुरू हुआ, इसलिए इन वॉर्स को अपन बोलते थे कार्नेटिक वॉर्स। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1744 से 1748 तक, सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 तक, थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 63 तक।
फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के रीजंस क्या हैं? एक तो रीज़न है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फ्रेंच का और ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के, तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। दूसरा, इन लोगों ने इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। और तीसरा जो मेन रीज़न है वो है यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया है। किसी भी कंट्री के किसी भी किंगडम में अगर सक्सेशन की लड़ाई होगी तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे सक्सेशन के रूल्स क्लियर नहीं हैं। और यूरोप की एक बड़ी खास बात है कि किसी एक जगह पे लड़ाई शुरू हो जाए पूरा यूरोप इन्वॉल्व हो जाता है। कमरे के बराबर के तो किंगडम्स और कंट्रीज़ हैं, तो पूरा यूरोप लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है। और यही हुआ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में। और इस लड़ाई में एक बार फिर से फ्रांस और ब्रिटिशर्स अगेंस्ट में थे। अच्छा, फ्रांस बेहद पावरफुल कंट्री थी यूरोप में, लेकिन इंडिया में उनको पता था कि उनकी कंडीशन वीक है, दे आर वीक इन इंडिया, और वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ में यूरोप में जो उनकी लड़ाई चल रही है वो इंडिया में एक्सटेंड हो। लेकिन इंग्लिश यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे और इंग्लिश को यहाँ पे एडवांटेज था, तो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इंडिया में लड़ाई होनी चाहिए फ्रेंच के साथ में। तो उन्होंने प्रवोक करना शुरू किया, उंगली करना शुरू किया। इंग्लिश प्रवोक्ड और इंग्लिश आर्मी ने बार्नेट के अंडर फ्रेंच शिप्स पे अटैक किया और उनको कैप्चर कर लिया। रिटेलिएशन के तौर पे 1746 में फ्रांस सीज्ड मद्रास, फ्रांस ने मद्रास पे कब्जा कर लिया। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि जो फ्रांस खुद को इंडिया में वीक समझ रहा था, वीक था भी, उसने मद्रास पे कब्जा कर लिया। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? अपन ने अभी अभी बात करी कि मॉरिशस और रीयूनियन पहले से ही फ्रांस के कब्जे में थे। तो जब कार्नेटिक वॉर, ये जो 1746 की लड़ाई शुरू हुई, तो फ्रेंच को मदद करने के लिए मॉरिशस से फ्लीट्स आ गए अंडर एडमिरल ला बोर्डोनिस, और इसकी मदद से फ्रांस ने इंडिया में मद्रास को सीज कर लिया। और यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अच्छा, जैसे ही मद्रास सीज किया इन लोगों ने, तो इंग्लिश लोग गए कार्नेटिक के नवाब के पास में, जिसका नाम था अनवरुद्दीन। इंग्लिश की अनवरुद्दीन के साथ में दोस्ती थी, तो उसके पास में गए कि भाई साहब मदद करो। अनवरुद्दीन ने फ्रेंच की तरफ आंखें निकालना शुरू किया और इसका रिजल्ट हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ सेंट थोम। इस बैटल ऑफ सेंट थोम में एक तरफ है फ्रेंच फोर्सेस अंडर कैप्टन पैराडाइज और दूसरी तरफ है अनवरुद्दीन की फोर्सेस जो कि नवाब है कार्नेटिक का, अंडर उसका सेनापति महफूज खान। और सरप्राइजिंगली फ्रेंच फोर्सेस वन। फ्रेंच फोर्सेस ने महफूज खान की फोर्सेस को हरा दिया। और इससे दो चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये कि फ्रेंच खुद को जितना वीक समझ रहे थे उतना वीक थे नहीं, और दूसरा ये कि यूरोपियंस की छोटी डिसिप्लिन्ड आर्मी इंडिया की बड़ी आर्मी को हराने में सक्षम थी, केपेबल थी। ये वॉर खत्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ आइला चापले 1748। आइला चप्पल जैसे भी याद रह जाए वैसे याद रख लो, ट्रीटी ऑफ आइला चापले 1748 में। इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हुआ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ और मद्रास वॉज गिवन बैक टू ब्रिटिश। मद्रास जिस पे कब्जा किया था फ्रेंच लोगों ने वो वापस से ब्रिटिश को दे दिया गया। बट बदले में फ्रांस को कुछ टेरिटरीज दी गई नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली क्यूबेक। बदले में फ्रेंच गॉट टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली बात करें तो क्यूबेक, कनाडा में एक जगह क्यूबेक, वो इनको मिली। और इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा, अपन मिलजुल के रहेंगे, अपने अपने ट्रेड पे ध्यान देंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार खून मुंह लग गया, अब कहाँ रुकने वाले थे। अगले ही साल शुरू हो गया सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 में, और इस बार जो रीज़न था वो था ड्यूप्ले। ड्यूप्ले फ्रेंच गवर्नर था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और अब क्योंकि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे फ्रेंच के लिए, तो ये एम्बिशियस हो गया। अब इसको था कि फ्रेंच की पावर, फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया में फैलना चाहिए, अपना ही अपना नाम होना चाहिए, अपुनिच भगवान है। इसको मौका मिला। हैदराबाद में और कार्नेटिक में शुरू हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन। 1748 में निज़ाम उल मुल्क, हैदराबाद का जो शासक था निज़ाम उल मुल्क, ही डाइड। निज़ाम उल मुल्क इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है
कि हैदराबाद को पहली बार इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह से स्टैब्लिश किया था निज़ामुल मुल्क ने 1724 में। उससे पहले मुगल्स के अंडर हुआ करता था हैदराबाद। निज़ामुल मुल्क जब एक्सपायर हुआ तो दो लोगों ने थ्रोन पे क्लेम किया, एक तो नासिर जंग जो कि निज़ाम का बेटा था, और दूसरी तरफ था मुजफ्फर जंग जो कि निज़ाम का ग्रैंडसन था। नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। हैदराबाद में ये कहानी चल रही है, कार्नेटिक में भी सेम चीज़ हो रही है। कार्नेटिक में अनवर उद्दीन खान नवाब बना, इसको सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, और अनवर उद्दीन खान को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ चांद साहिब जो कि पुराने नवाब दोस्त अली का सन इन लॉ था, और इसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। लड़ाई आगे बढ़ी, मुजफ्फर जंग, चांद साहिब और फ्रेंच लोगों ने मिलके अनवर उद्दीन को बैटल ऑफ अंबुर में हराया और मार दिया। बैटल ऑफ अंबुर हुई 1740 में। देख रहे हो, इंग्लिश हर तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की स्थिति अपन ने देख ही ली, और अब सेकंड कार्नेटिक वॉर में जिन दो लोगों को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे, नासिर जंग और अनवर उद्दीन खान, इन दोनों को फ्रेंच ने, मुजफ्फर जंग ने, चांद साहिब ने हरा दिया है। अनवर उद्दीन खान को बैटल ऑफ अंबुर में मार दिया 1740 में, नासिर जंग को कुछ दिन बाद मार देंगे। इस बैटल के बाद हुआ क्या, मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। ड्यूप्ले को गवर्नर बना दिया गया ऑफ ऑल मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, बिकॉज लेटर मुगल्स तो वीक थे और ये जो टेरिटरीज थी इनको मैनेज हैदराबाद और कार्नेटिक वाला ही रीजन करता था। तो ड्यूप्ले को गवर्नर बना दिया गया ऑफ ऑल मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। फ्रेंच आर्मी को हैदराबाद में स्टेशन कर दिया गया अंडर बस्सी। बस्सी एक फ्रेंच ऑफिसर था, और पौंडीचेरी के आसपास की कुछ टेरिटरीज फ्रेंच को दे दी गई। फ्रेंच की स्थिति बढ़िया है, लेकिन इस बढ़िया स्थिति में एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव वही आदमी है जिसको 1746 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के दौरान प्रिजनर बनाया गया था, और ये आदमी रिटर्न होता है और सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इसने किया करिश्मा। कार्नेटिक की स्थिति क्या है, चांद साहिब नया नवाब बन गया है और मोहम्मद अली अनवर उद्दीन का बेटा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसको ब्रिटिशर सपोर्ट करते हैं। क्लाइव आया और क्लाइव ने बोला कि हम क्या करते हैं, कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट पे अटैक करेंगे, और जैसे हम आरकोट पर अटैक करेंगे तो चांद साहिब आरकोट को बचाने के लिए आएगा। चांद साहिब था तिरुचनोपल्ली नाम की जगह पे। जैसे ही चांद साहिब आरकोट पहुंचेगा, इतने में हम तिरुचनोपल्ली को छुड़ा लेंगे और फिर चांद साहिब को झुकना पड़ेगा। प्लान एकदम सेट बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसी प्लान के तहत सारी चीज़ें हुई। क्लाइव ने आरकोट जो कि कैपिटल ऑफ कार्नेटिक है उसको अटैक किया सडनली। चांद साहिब अपनी कैपिटल को बचाने के लिए भागे। चांद साहिब के दिमाग में आया होगा कि पड़ोसी की झोंपड़ी के चक्कर में अपना राजमहल क्यों खोना, तो चांद साहिब आरकोट की तरफ भागे। अगस्त 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट को कैप्चर कर लिया, और मज़े की बात यह है कि चांद साहिब के 4000 लोगों के सामने क्लाइव के सिर्फ 210 लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, और लगभग 53 डेज तक ये लड़ाई चलती रही, लेकिन चांद साहिब क्लाइव को हरा नहीं पाए। 210 आदमी क्लाइव के साथ हैं, 4000 आदमी की फोर्स से लड़ रहे हैं। और जब चांद साहिब चले गए तो तिरुचनोपल्ली खाली रह गई, और तिरुचनोपल्ली जब खाली रह गई तो मोहम्मद अली और उसके जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने तिरुचनोपल्ली पर अटैक कर दिया और तिरुचनोपल्ली को अपने कब्जे पर ले लिया। तिरुचनोपल्ली जब उनके कब्जे में आ गई, क्लाइव ने आरकोट पे कब्जा कर लिया। चांद साहिब ना घर के रहे ना घाट के रहे। चांद साहिब को फाइनली सरेंडर करना पड़ा, और 1752 में चांद साहिब वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मोहम्मद अली। और नतीजा ये हुआ कि जो फ्रेंच लोग अब तक डोमिनेंस में थे, क्लाइव के आने से उनका डोमिनेंस खत्म हो गया, कहानी एकदम से बदल गई। आउटकम ये हुआ कि फ्रांस को हैवी फाइनेंशियल लॉसेस हुए। दूसरी तरफ फ्रांस ने ड्यूप्ले को वापस बुला लिया। फ्रांस की गवर्नमेंट को ये लगा कि ये ड्यूप्ले की पॉलिसीज, इसके चक्कर में इतना खर्चा हो रहा है, सेकंड कार्नेटिक वॉर भी हार गए, इसको वापस बुला लिया। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में फ्रेंच अथॉरिटीज़ की ये बेहद बड़ी गलती थी। ड्यूप्ले बड़ा काबिल आदमी था। एक तरफ देखो इंग्लिश हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में बंदी बनाया गया है, उसको सेकंड कार्नेटिक वॉर में वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और दूसरी तरफ ये फ्रेंच वाले लोग हैं।
ड्यूप्ले कितना बढ़िया काम कर रहा था, जस्ट बिकॉज लास्ट में एक बैटल हार गया, उसको वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पे 1754 में एक नया फ्रेंच गवर्नर जनरल भेजा जिसका नाम था गोडेहू। और गोडेहू ने इंग्लिश के साथ में फॉलो करी पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन, बोला हम बातचीत से निपटाएंगे, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। सेकेंड कार्नेटिक वॉर से दो चीज़ें स्टैब्लिश हुई, एक तो ये कि इंग्लिश ने अपना जो लॉस्ट स्पेस है उसको रीगेन किया, और दूसरा ये कि अब इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में यूरोपियन पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट लोकल रूलर्स जो हैं वो यूरोपियन पावर्स में डिपेंडेंट हैं अपने इंटरनल अफेयर्स को सुलझाने के लिए। इस सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद 3-4 साल तक शांति रही और फिर शुरू हो गया थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 में, और इसका रीज़न था यूरोप में 7 ईयर्स वॉर 1756 से 1763 तक चला। बात यह है कि सिलिशिया नाम का एक प्रोविंस है, सिलिशिया नाम का एक प्रोविंस है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं सिलिशिया नाम का एक प्रोविंस हुआ करता था, और ये प्रोविंस जो है पहले ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। इसको ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से छीन लिया था प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक ने। अब ऑस्ट्रिया के लोग वापस से सिलिशिया पे कब्जा करना चाहते थे, और इतनी सी बात पे शुरू हो गया 7 ईयर्स वॉर, और एक बार फिर से पूरा यूरोप इन्वॉल्व हो गया, और एक बार फिर से फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन शुरू हो गया। और फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन ना सिर्फ यूरोप में बल्कि जहाँ भी इनका डोमिनेंस था वहाँ देखने को मिला। फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन शुरू हुआ ओवर कंट्रोल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में एक टेरिटरी फ्रांस को दी गई थी जिसे अपन बोल रहे हैं क्यूबेक, उस क्यूबेक के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इंडिया में 1758 में फ्रेंच आर्मी ने लाली के अंडर, लाली एक गवर्नर था, लाली के अंडर इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड और वाइजेनगरम को कैप्चर कर लिया। इंग्लिश ने रिटेलिएट किया और मसूलीपट्टनम पर अटैक किया, और यहाँ से शुरुआत हो गई थर्ड कार्नेटिक वॉर की। और थर्ड कार्नेटिक वॉर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई वो थी बैटल ऑफ वांडीवाश। तमिलनाडु में एक जगह है वांडीवशी, इसी को इंग्लिश में बोल दिया जाता है बैटल ऑफ वांडीवाश। 22 जनवरी 1760 को ये बैटल लड़ी गई, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। एक तरफ थी इंग्लिश फोर्सेस अंडर जनरल आयरी कूट, और दूसरी तरफ थी फ्रेंच फोर्सेस अंडर लाली, और इस बार इंग्लिश फोर्सेस वन। इंग्लिश फोर्सेस जीत गई, बस्सी और लाली दोनों को प्रिजनर बना लिया गया। इनफैक्ट लाली को बाद में फ्रांस ले जाके एग्जीक्यूट कर दिया गया इन 1766। और ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है ये ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 में। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के थ्रू 2-3 चीज़ें हुई कि जो फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी इंडिया में उनको वापस से रिस्टोर कर दिया गया, वापस से फ्रेंच को दे दिया गया। लेकिन अपने को समझ में आ गया है कि फ्रेंच की पावर इंडिया में फिनिश हो गई थी, और फ्रेंच की पावर फिनिश होने का मतलब था कि इंग्लिश बिकेम सुप्रीम। अब कोई यूरोपियन राइवल नहीं था। अगर हिस्ट्री थोड़ी भी याद है तो अपने को याद होना चाहिए कि इंग्लिश ने अभी अभी बैटल ऑफ बिदारा लड़ी थी 1759 में और डच को हराया था, डच एलिमिनेट हो गए थे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी जिसमें पहली बार किसी इंडिया के लोकल नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हराया था। और तीसरी बैटल ऑफ वांडीवाश इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जो यूरोपियन पावर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रह गई थी फ्रेंच, उसको एलिमिनेट कर दिया गया बैटल ऑफ वांडीवाश में, और अब कोई यूरोपियन राइवल नहीं बचा। इसके बाद से शुरुआत हो जाती है ब्रिटिशर्स एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट की। एक सवाल ये जरूर बनता है कि फ्रेंच जो कि इतना पावरफुल हुआ करते थे यूरोप में, वो इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? उसके रीजंस क्या हैं? देखो, एक तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंट्रोल कम था, तो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग थी। यहीं जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंस्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट रन थी, राजा के मिनिस्टर ने मिलकर बनाई थी, गवर्नमेंट कंट्रोल था, और जहां भी गवर्नमेंट कंट्रोल होता है वहां डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है। दूसरा, इंग्लिश के पास में सुपीरियर नेवी थी इन कंपैरिजन टू फ्रेंच। तीसरा, इंग्लिश के पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे कंट्रोल था, जैसे ईस्ट में कैलकाटा पे कंट्रोल था इनका, वेस्ट में बॉम्बे पे कंट्रोल था इनका, साउथ में मद्रास पे कंट्रोल था इनका। फ्रेंच के पास में एक इंपॉर्टेंट जगह थी पौंडीचेरी।
इंग्लिश को फंड्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट इंग्लिश ने वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक शुरू किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और इस बैंक ऑफ इंग्लैंड में गवर्नमेंट डेट्स को बेचा गया, ये कहकर कि अगर हम लड़ाई जीते तो बढ़िया रिटर्न्स तुम्हें दिए जाएंगे। तो खूब सारा पैसा आ रहा था। फ्रेंच के पास में फंड्स की कमी आने लगी। फ्रेंच ने एक और बड़ी गलती की कि इन्होंने एक्सेसिवली टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। कमर्शियल इंटरेस्ट को ये भूल ही गए, ट्रेड को ये लोग भूल ही गए। अंग्रेज लोगों ने ये नहीं किया। अंग्रेज लोगों ने टेरिटरी के साथ साथ कमर्शियल इंटरेस्ट पे भी ध्यान रखा कि भाई साहब ट्रेड से जो फायदा आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, वो आते रहना चाहिए, टेरिटरी पे देख लेंगे बाद में। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश के पास में जो लीडर्स थे वो बेहद सुपीरियर थे, जैसे क्लाइव, कूट वगैरह वगैरह। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एक ही काबिल आदमी था, ड्यूप्ले, उसको भी इन्होंने बुला लिया वापस। फ्रेंच के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन एक रीज़न और है इंग्लिश के राइज का, कि बाकी जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी जैसे पोर्चुगल, डच वगैरह, वो एक्सेसिवली फोकस्ड थी क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड में। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो या नहीं हो। उनका सिंपल सा पर्पस था, पहले ट्रेड और उसके बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसके अलावा एक पावर और आई यूरोपियन इंडिया में, डेन्स, डेनमार्क के लोग। इन्होंने इस्टेब्लिश करी डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, कुछ किया नहीं है इन लोगों ने, 2-4 लाइन में बात खत्म है। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई 1616 में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1620 में। तंजौर के पास एक जगह है ट्रैनक्यूबर। एक सेटलमेंट भी इस्टेब्लिश किया इन्होंने सीरारामपुर नियर कैलकाटा। और फाइनली इन्होंने अपनी डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी बेच दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन 1845। इसके साथ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया खत्म हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।